अपनी जो प्रतियोगिता चल रही है बेस्ट कमेंटर की बी के मायने अब एक नाम और ऐड हो गया है। पहला अपना था अमित मेला जी, स्नोप शीशराम मेला जी, और दूसरा कमेंटर है अपना अरुण सोती स्नोप छगन लाल सोती फ्रॉम हुकुमपुरा गुड्डागोड़ जी। वह अपना सेकंड कमेंटर ही बान भी बेस्ट कमेंट में वॉच दी जाएगी। और मैं यही कमेंट करता रहो और वीडियो ने लाइक करता रहो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। इसमें श्रवण कुमार जी 5 बार के एमएलए हैं। बीजेपी में सुभाष पूनिया जी एमएलए हैं। पहले संतोष अहलावत जी एमएलए और एमपी रहे। सारे इनकी एज 65 और 70 के बीच में है। अब जिस व्यक्ति की उम्र 65 से 70 वर्ष के बीच में है, उनकी कार्य की क्षमता भी उतनी नहीं हो सकती और शारीरिक रूप से भी वो उतनी मेहनत नहीं कर सकते। ऐसे गांव हैं कि उसमें कहावत ये पड़ गई कि सड़क बनेगी जना छोरा को ब्याह हुआ। राम राम जी, मैं सुनीता चौधरी, स्वागत है थारो न्यूज़ दुआरी पे। तो आज आप आया हाँ सूरजगढ़ विधानसभा में जठे। आज आप बात करते हैं सतीश गजराज जी से। राम राम जी। नमस्कार। आज थे अठे के प्रोग्राम पर आया हो? ये सबसे पहले तो आपके सारे व्यूवर्स को मैं ये मैराणा माता के प्रांगण में आप पधारे हैं तो सब पे माता की कृपा बनी रहे। ये बड़ा चमत्कारी स्थान है। इस इलाके में बड़ी मान्यता भी है। साल में बड़े बड़े 2 मेले भी भरते हैं और ये गांव पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ और बहुत ही मेहनतकश लोगों का गांव है। और ऐसे गांव में आपका और हमारा मिलना हुआ है तो ये सौभाग्य का विषय ही है। यहाँ पे आज एक क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है और यहाँ का जो नवयुवक मंडल है ये अपने आप में एक अनोखा नवयुवक मंडल है कि खास करके जवान बच्चे जब इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं तो सामाजिक सरोकार की कम बातें होती हैं और बातें ज़्यादा होती हैं। यहाँ का नवयुवक मंडल साल में 2 बार कार्यक्रम होता है और माता के मंदिर पे कार्यक्रम होते हैं। पूरा का पूरा नवयुवक मंडल मिल करके माता की सेवा में आए हुए भक्तों की सेवा में रहता है और बहुत अच्छा गांव का आपस में कोऑपरेशन रहता है। और उसी की बदौलत है कि इतने बड़े पहाड़ के ऊपर माता का एक भव्य मंदिर भी है और आने जाने वाले लाखों लोगों का पूरे साल के अंदर रन बनता है। एक आदमी 20 बार भी आता है तो उसकी सारी सुविधाएं बढ़ाने का काम गांव करता है और ऐसे गांव में हम सब मिल रहे हैं, ये सौभाग्य का विषय है। तो जहाँ थारो राजनीति करियर की शुरुआत थी छात्र संघ नेता के रूप में करी और अब थे चुनावी में उतर रहे हो, तो अब तक की थारी यात्रा किसी की रही? देखिए, मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरे फादर फौज में, मेरे दादाजी खेती करते थे, तो राजनीतिक रूप से कोई पृष्ठभूमि मेरी रही नहीं। मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़ में स्टूडेंट रहा, उसके बाद में यहाँ आया। शुरुआती दौर में जब झुंझुनू कॉलेज के अंदर पढ़ते थे उस समय सरकारी कॉलेज की मांग बड़ी मुखर थी। झुंझुनू में हेडक्वार्टर पे कोई भी सरकारी कॉलेज थी नहीं। एक गर्ल्स के लिए नेत्राम मगराज जो टिबड़ेवाल कॉलेज है वही थी। तो शुरुआत तो वहीं से हुई कि जब स्टूडेंट्स को कोई छोटी मोटी तकलीफ़ होती थी, कभी फ़ीस वर्दी की मोतीलाल कॉलेज के अंदर या कोई सब्जेक्ट की ऐसी कोई मांग होती थी तो उसको लेकर के कभी एसडीएम साहब के पास जाना है, कभी कलेक्टर साहब को जाके कहना है, कभी प्रिंसिपल साहब को कहना है। और ख़ास करके नेतृत्व के रूप में आगे आने का समय था जब हमने गवर्नमेंट कॉलेज की मांग की। और गवर्नमेंट कॉलेज की मांग में पूरे झुंझुनू ज़िले के युवाओं को हमने इकट्ठा भी किया, साथ भी बने और बड़ा संघर्ष हुआ, जेल भी गए, लाठियां भी खाई, भूख हड़ताल भी की। हमारे कई साथी ऐसे थे जो उस दौरान इंजर्ड भी हुए, पर उसकी बदौलत ये हुई कि झुंझुनू के अंदर मोरारका कॉलेज की स्थापना हुई। तो वहाँ से एक स्ट्रगल से भी राजनीति बनती है क्या, ऐसा मन बना और उसके चलते धीरे धीरे फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते रहते 2010 में फिर जिला परिषद का चुनाव मैंने लड़ा। और उस समय मैं किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर भी नहीं था, इंडिपेंडेंट वो चुनाव था। और जिस गांव में अपन बैठे हैं, जहां अभी अपन बात कर रहे हैं, इस गांव में कोई 2-5 वोट मेरे खिलाफ गिर गए हों मुझे पता नहीं, बाकी पूरे गांव ने भरपूर आशीर्वाद मुझे दिया। और उसकी बदौलत है कि पहले जिला परिषद का मेंबर बना, 10,000 लगभग वोटों से मैं जीता था। और उसके बाद में 2 बार मैं युवा मोर्चा का बीजेपी का जिलाध्यक्ष रहा। उसके अभी दोबारा जब जिला परिषद की आई तो दोबारा इस पूरे इलाके ने बड़ा सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, तो दोबारा जिला परिषद के अंदर भेजा। तो पिछले 12-13 वर्ष में धीरे धीरे काम करते करते कब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए और कब विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लायक बन गए, वो इन लोगों के बीच में रहते रहते बन गए। तो ये पूरे करियर में थान कदे भी यहाँ लगे कि मैंने राजनीति में पीछे हट जाना चाहिए? बहुत से भी समय ऐसे आते हैं पॉलिटिक्स में जब
ऐसे काम देखते हैं कि जिस व्यक्ति का जो दायित्व होता है वो दायित्व पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसा लगता है कि यार ये क्यों राजनीति के अंदर आते हैं। और कई बार खुद को भी ये लगता है कोई असहाय व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हमारे पास आता है और हमारी क्षमता नहीं होने के कारण से या पद के उसके अनुरूप काम नहीं करने के कारण से मन में कई बार ये ग्लानि होती है कि यार अपन अगर इस पद पे होते तो इस व्यक्ति का काम अपन कर सकते थे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें कई बार दिमाग में आती हैं, पर क्योंकि राजनीतिक जीवन में सार्वजनिक जीवन होता है, फिर एक समस्या के बाद दूसरा काम आ जाता है, वो कर देते हैं, तो फिर दोबारा दिमाग दूसरी तरफ चला जाता है। तो सर अभी जो हम ये आया तो यह एनालिसिस करता आया कि युवा थारे से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इको के कारण है? देखिए, एक सामान्य सी घटना है कि यहाँ जो अभी पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस में श्रवण कुमार जी 5 बार के एमएलए हैं, बीजेपी में सुभाष पूनिया जी एमएलए हैं, पहले संतोष अहलावत जी एमएलए और एमपी रहे। ये जो एक्टिव पॉलिटिशियन हैं, ये सारे के सारे इनकी एज 65 और 70 के बीच में है। अब जिस व्यक्ति की उम्र 65 से 70 वर्ष के बीच में है, उनकी कार्य की क्षमता भी उतनी नहीं हो सकती और शारीरिक रूप से भी वो उतनी मेहनत नहीं कर सकते। और ये विधानसभा पूरी हरियाणा का बॉर्डर लगता है, इसमें नारनौल भी क्या बॉर्डर लगता है, महेंद्रगढ़ का बॉर्डर लगता है, सतनाली का बॉर्डर लगता है, लुहारू का बॉर्डर लगता है और बड़ा इलाका है, 210 रेवेन्यू विलेज हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये तीनों मिल कर के जिन गाँवों में नहीं पहुंच पाते उन गाँवों में मैं महीना मेरा निकलता नहीं है, जाना आना रहता है। और ख़ास करके क्योंकि ये देश भी युवा है, युवाओं की संख्या भी ज़्यादा है और नौजवान अभी काम में इंटरेस्ट भी ज़्यादा रखते हैं, तो उनको इजी रीचेबल लीडर चाहिए। पहले बूढ़े आदमी एक काम के लिए 5 बार नेता के पास चले जाते थे और काम नहीं होता था तो भी अपने नेता को भला बुरा नहीं कहते थे। पर युवा जो लड़का है वो अगर कोई काम चाहता है तो टेलीफोन, अभी मोबाइल आ गए तो वो मोबाइल पे काम बताना चाहता है। उनका वो लेवल नहीं है कि वो, और ना वो उस स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स करते हैं। वो चाहते हैं कि 5 आदमी 10 आदमी गाड़ी भर के आएँ, मेरे घर आएँ, फिर वो उनकी बात सुने, फिर गाँव में उनका कोई ठेकेदार है उसको वो टैली करे कि ये काम करना है कि नहीं करना है। ये पॉलिटिक्स थी यहाँ। उस पॉलिटिक्स का हमने नैरेटिव ही बदल दिया। अब कोई व्यक्ति है गांव के अंदर, छोटी समस्या है कि उसमें एक जवान लड़के ने मेरे को फ़ोन किया, भाई ये काम है, हमने उसका फ़ोन करके या काम करके वापस फ़ोन पे ही बता दिया, तो उसमें हमारा पैसा भी बचा, समय भी बचा और उसमें हमारी कनेक्टिविटी भी ज़्यादा हुई। तो ख़ास करके युवाओं को युवा ही चाहिए, ये भी है। और फिर एक काम की क्षमता के कारण से इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे नौजवान भी होंगे जिनके फादर किसी न किसी दूसरी पार्टी से कनेक्ट हैं और वेल सेटल्ड पॉलिटिक्स में हैं, पर वो नौजवान मेरे साथ हैं। तो ई बार थे कौन सी पार्टी से उम्मीदवार हो? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। नरेंद्र मोदी की विचारधारा, उनके काम से मैं खूब प्रभावित भी हूँ और पूरा देश भी है। और उसी राष्ट्रवाद की राजनीति का मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उम्मीदवार हूँ, पर मैं मेरे मन में और लोगों को मन में ये चाह है कि हमारा नेतृत्व युवा हो और एक युवा ऐसा युवा हो जो लोगों से कनेक्ट है, जिसको इस क्षेत्र के 210 गांवों की समस्याओं का पता है, उनके निराकरण का पता है और उनके साथ एक घर जैसा हमारा आपस में संबंध है। तो हम सब का ये मानना है कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक युवा पे पार्टी खेले और उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। तो थाने के लाग रही है कि उम्मीद है कि थाने टिकट मिल जाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता मिलती है। उस क्राइटेरिया में मैं आता हूँ। युवाओं पे पार्टी खूब फोकस करी, उस क्राइटेरिया में मैं आता हूँ। राष्ट्रवाद विचार के साथ जुड़ा हुआ हो और लोगों की सेवा के अंदर जो हो, जो लंबे समय से पार्टी के साथ रहा हो, ये जो इतने भी पैरामीटर्स पार्टी रखती है, मुझे लगता है कि मैं उनमें फिट बैठता हूँ। बाकी पार्टी का फैसला होना है। अच्छा, तो सर जी हाँ, मतलब जीत के बाद में थे एमएलए अगर बनो हो तो भी के बाद में थारो विकास के मामले में कौन सो ज़्यादा की चीज़ पर ज़्यादा थारो ध्यान रहेगो? देखिए, इस इलाके में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पीने के पानी की है और हमें बड़ा दुख भी होता है, इसमें हमें टीस भी रहती है हमारे पॉलिटिशियंस के साथ कि कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का नाम सुन करके पिछले 10-12 साल हमारे निकल गए। हमारे बराबर में खेतड़ी विधानसभा है, हमसे आगे तक हरियाणा में डीप जाती है। डोसी लास्ट गांव है, वहाँ तक पानी चला गया।
पीने का पानी है, फ़िल्टर पानी है, और हमें सिर्फ ये सुनने को मिलता है कि आ रही है, आ रही है, आ रही है। वो कब आ रही है ये नहीं पता चला अभी तक। इसलिए पहली प्राथमिकता ये होगी कि कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी बिना किसी भेदभाव के, नहीं तो सरकारों में ये भी होता है कि उस बस्ती में तो पानी पहुंच गया जो हमारे फेवरेबल है, और उस बस्ती में पानी नहीं पहुंचा जो फेवरेबल नहीं है। बिना किसी भेदभाव के कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी प्रत्येक घर के अंदर सूरजगढ़ विधानसभा में पहुंचे, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरी, हमारे यहाँ 3-4 बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि आज़ादी के इतने बरस बाद में, अमृतकाल चल रहा है, 75 ईयर पूरे कर रखे हैं हमने, उसके बाद में पूरे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक खेल मैदान हमारे युवाओं के लिए ऐसा नहीं है जिसमें 100 मीटर की भी एक सिंथेटिक ट्रैक हो। क्योंकि अगर हमारा बच्चा दौड़ की तैयारी करेगा तो यहाँ तो वो मिट्टी में दौड़ लिया, पर जैसे ही वो स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा तो वहाँ सिंथेटिक ट्रैक मिलेगी, वहाँ उसके कदम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, हमारा बच्चा फेल होके वापस आ रहा है। एक भी ऐसा कोई इंडोर का कोई भी गेम नहीं है जिसमें अगर कबड्डी खेलना चाहे बच्चा, कुश्ती खेलना चाहे, तो उसके लिए कोई मैट की व्यवस्था हो। अगर यहाँ बच्चा कबड्डी की तैयारी करता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, इस गांव के अंदर भी कबड्डी के नेशनल प्लेयर होने चाहिए थे, इतने बढ़िया खिलाड़ी हैं, पर उसके बावजूद भी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते जाते इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। ऐसा ही स्थिति हमारे एजुकेशन के अंदर है। एक भी हायर एजुकेशन में पीजी की गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। 3 बड़े कस्बे हैं, सिंगाड़ा, बुहाना, आपका सूरजगढ़, पर पीजी कॉलेज नहीं है। एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। हमारी जो बच्चियां हैं वो मैक्सिमम क्या करती हैं, जीएनएम एएनएम करती हैं। वो इतने बड़ी विधानसभा, पुराना इलाका है, हरियाणा के टच में है, कोई एएनएम जीएनएम की कोई कॉलेज नहीं है। मतलब इस प्रकार से इतनी समस्याएं एजुकेशन के अंदर, खेल के अंदर, और सड़कों की स्थिति अगर बात कर लें अपन, तो सड़कों में जैसे यहाँ इस रीजन में तो फिर भी थोड़ा सा हम संतोष कर सकते हैं, पर हरियाणा बॉर्डर पे जब हम जाते हैं तो ऐसे इतना दुख होता है कि जैसे ही हरियाणा में आप घुसेंगे, हमारे लगभग 34 गांव ऐसे हैं जिनकी सीमा हरियाणा और राजस्थान से लगती है। अगर आप हरियाणा में घुस रहे हैं, नई सड़क आ रही है, जैसे आप राजस्थान में, जैसे कहते हैं वेलकम, आप राजस्थान में घुसे हो, तो उसका मतलब है आप टूटी हुई सड़क पे आ गए। और हमारे नेता जो 5-5 बार यहाँ से 2-2 बार एमएलए बन लिए, है ना, वो इतना दम भरते हैं कि हमने क्षेत्र में पता नहीं क्या क्या कर दिया, पर अगर धरातल पे जाते हैं, ऐसे गांव हैं कि उसमें कहावत ये पड़ गई कि सड़क बनेगी जना छोरा को ब्याह हुआ। जैसे मेघपुर, पाथरौली, न्यालोट, ये जो आपका गुत्ती, पथाना, उधर सोड़ी, बिरजपुरा, नीमबास, कुआड़वास, ये आगे तक लास्ट संपत सिंह की ढाणी तक, ये पूरे के पूरे गांव हरियाणा बॉर्डर के हैं। और उनकी स्थिति है कि किसी भी साइड से घुसने की स्थिति नहीं है। अब हमारे खानपुर महराणा की अगर करें तो एक सड़क हमारी सिंगाड़ा की होती थी, लड़ झगड़ करके लेके आए पूरे, मतलब एसडीएम के यहाँ धरना, गांव के लोगों ने पूरा ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर किया, और जब तक कोई भी नेता ये नहीं कह रहा था कि मैं ला दूंगा, और जिस दिन लड़ झगड़ के ये गांव के लोग लेके आए तो अब सारे नेता छाती पीट रहे कि मैं लाया हूँ, फीते काटते घूम रहे, और अभी भी पूरी नहीं हो रही। मतलब कोई गवर्नेंस नाम की चीज़ बची नहीं है। केवल जो पॉलिटिशियन है वो अपने में और उसे अपने परिवार के चारों तरफ ही घूम रहे हैं, लोगों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो ये ऐसी इतनी पीड़ाएं हैं। इसमें पानी सबसे पहले है, हायर एजुकेशन का और टेक्निकल एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, खेल मैदान हमारे बहुत महत्वपूर्ण रूप से हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। इसलिए चाह रहे हैं कि सारे मिल कर के, अगर पार्टी का आशीर्वाद रहा, लोगों का आशीर्वाद रहा, तो इन सारे कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, अगर मान लो कि बाई चांस अगर थाना बीजेपी टिकट नहीं दे तो थे निर्दलीय चुनाव लड़ोगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं पिछले 13 से 15 साल मेरे को राजनीति के अंदर हुए हैं। इस दौरान पार्टी ने मुझे जिला परिषद की टिकट दी, 2 बार मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया, तो पार्टी ने मेरा मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं पार्टी की पीठ में खंजर घोंपूं, ऐसा काम मुझे नहीं करना है। पर लोगों की राय और जिस तरीके से अभी सर्वे होके गए हैं, गाँवों के अंदर हम जाते हैं, लोगों का जो अपार स्नेह है, मुझे लगता है पार्टी की आँखें बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी टेक्निकली बहुत एडवांस पार्टी है, तो उनको सारी चीज़ों का पता है और पार्टी आशीर्वाद देगी ही। तो सर, मान लो अपोजिशन में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मिलेंगे थाने, तो थाने के लगा कहीं की टक्कर रहेगी? देखिए, यहाँ तो टक्कर वो ही रहनी है कि
एक तरफ एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास जितने भी लोगों की टीम है, उनके काम हैं, वो बोलेंगे। तो एक आदमी का तो रिपोर्ट कार्ड पड़ा है कि उसने क्या क्या काम किए, और उसमें साफ़ सुथरा है कि यहाँ ना पानी है, ना सड़क है, ना आपके पास हायर एजुकेशन है, ना आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है। आपके जब उनका कार्यकाल रहा है उस समय चोरियाँ बढ़ी हैं, डकैतियाँ बढ़ी हैं, बदमाशियाँ बढ़ी हैं। तो लोगों को पता है अगर ऐसे लोगों को दोबारा चुन के भेजेंगे तो वही ताकतें दोबारा बढ़नी है। तो हमारा तो साफ़ सुथरा चुनाव रहेगा। एक विकास का काम करना है, एक खुद के लोगों को मजबूत करना है, तो उसमें विकास ही जीतना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर मारा चैनल के माध्यम से दर्शकों थे के संदेश देना चाहो? देखिए, आपके सारे व्यूवर्स और सूरजगढ़ विधानसभा के जितने भी मतदाता आपकी बात को सुनेंगे, उन सब से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस देश के अंदर एक सकारात्मक राजनीति का उदय 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी के रूप में हुआ। आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है। अगर पूरी दुनिया के अंदर भारत के व्यक्ति का भी व्यक्ति सम्मान बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। चाहे आप अफ़गानिस्तान से हमारे लोगों को निकाल के लेके आने की बात हो तालिबान के ख़िलाफ़, चाहे यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स को निकाल के लाने की बात हो, चाहे G20 की अध्यक्षता के अंदर अभी जो 4 दिन पहले के जो एपिसोड हमने देखे हैं, इन सारे विषयों में भारतीय जनता पार्टी इस देश को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है। तो हमें सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को हमने देखा है, यहीं थोड़े जब 2018 का विधानसभा का चुनाव था उस समय राहुल गांधी भी आए थे, सचिन पायलट भी आए थे, अशोक गहलोत भी आए थे। बुहाना की सभा में उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिजली का एक पैसा हम नहीं बढ़ाएंगे, और 13 बार राजस्थान के अंदर बिजली के बिल बढ़ाए हैं, और बड़ी जादूगरी के साथ बढ़ाए हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि 100 यूनिट आपकी 200 यूनिट फ्री कर दी है, और बिजली आ भी नहीं रही है, फिर भी बिल बढ़ के आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त जादूगरी है इनकी। फिर दूसरा, युवाओं के लिए तो ये सरकार जो अभिशाप है। एक बच्चा जो गांव का सामान्य बच्चा है जिसके फादर खेतीबाड़ी करते हैं, अगर वो अध्यापक बनना चाहता है और वो सीकर में जयपुर में जाके तैयारी करता है, 6 महीने 8 महीने तो 1 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और उसके फादर वो 1 लाख रुपए किसी से उधार लेकर के आते हैं, ब्याज के ऊपर लेके आते हैं, और जब वो एग्ज़ाम के सेंटर पे जाता है तो उसको ये पता चलता है कि तेरा एग्ज़ाम तो निरस्त हो गया। किस लिए हो गया? क्योंकि आपके शिक्षा संकुल के तिजोरी से पेपर चोरी हो गया। तो ऐसे जो विषय हैं जिसमें नौजवान भी दुखी है, बातों को ध्यान में रख के मेरा सबसे यही आग्रह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में हम सबको भरोसा करके और प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके डबल इंजन की सरकार हमें बनानी चाहिए, जिससे गाँव के अंदर जो विकास हमारा रुका हुआ है, जो ड्रीम हमारे हैं कि गाँव में हमारे लिए ये चीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लेके आएंगे।